हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया बुक की लास्ट यूनिट, इश्यूज एंड डिबेट इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ये सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट के लिए है और आप वीडियो को 1.25x की प्लेबैक स्पीड पे करके देख सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। Right to Information Act 2005. The enactment of Right to Information Act 2005 is one of the vital steps toward the good and responsive governance. In fact, it has become an important instrument through which transparency, openness, and accountability can be brought about in the governance process. आरटीआई एक्ट 2005 को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप माना गया है जो गवर्नमेंट को ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और अकाउंटेबल बनाता है। आरटीआई जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है जिसके ज़रिए गवर्नमेंट के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस और अकाउंटेबिलिटी जो है वो इंश्योर की जा सकती है। और द सेक्टर मेक्स इट मैंडेटरी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू मेंटेन रिकॉर्ड टू फैसिलिटेट स्मूथ डिसमेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन्स। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए रिकॉर्ड को मेंटेन करना कंपलसरी हो गया है जिससे लोगों को इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल सके। आरटीआई एक्ट ने क्लियर प्रोसीजर डिफ़ाइन किया है जिसके थ्रू सिटीज़न जो है अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से ले सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया है जिसमें हर डिपार्टमेंट में PIOS यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है जिससे जो सिटीज़न है वो किसी भी मतलब जो सिटीज़न है उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी जिम्मेदारी PIO की है कि वो ही सिटीज़न को ये इंफॉर्मेशन देगा। It is declared in the parable of the RTI Act that it mean to provide for setting out the practical dream of right to information for the citizen to secure access to information under the control of public authorities. आरटीआई ने प्रैक्टिकली हर सिटीज़न को ये अधिकार दिया है कि वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से अपनी ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन को ले सकता है। और आरटीआई एक्ट जो है वो करप्शन को रोकने का एक इम्पॉर्टेंट वेपन भी है साथ में, जो गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बनाए रखता है। The right to information under the Act means access to information that is held by and under the control of any public authority. आरटीआई का जो एक्ट है उसके अंदर हर सिटीजन्स को ये राइट है कि वो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ के पास रखी गई इंफॉर्मेशंस का एक्सेस ले सकता है। ये एक लीगल राइट है जिससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा मिलता है। और इसमें कुछ राइट्स इंक्लूड है जैसे कि कोई भी सिटीज़न जो है वो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट कर सकता है यानी कि देख सकता है। और जो है सिटीजन्स को ये राइट भी है कि वो डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपीज़ ले सकते हैं जिसे ऑफिशियल प्रूफ माना जाता है। ऑब्टेन सर्टिफाइड सैम्पल्स ऑफ मटेरियल, इसके अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति जो है गवर्नमेंट के पास रखे हुए मटेरियल्स के सर्टिफाइड सैंपल ले सकते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल या कोई भी टेस्टिंग रिलेटेड चीज़ हो। ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन इन एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड और थ्रू प्रिंट आउट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ हार्ड कॉपी पर ही नहीं मिलेगी बल्कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, ईमेल, डिजिटल फाइल, CDs में भी अवेलेबल हो सकती है। आरटीआई एक्ट का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि अब गवर्नमेंट का जो डाटाबेस है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो गया है और जिसमें पब्लिक भी एक्सेस कर सकती है। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन पहले सिर्फ डिस्क्लोज़ रखी जाती थी, ज़्यादातर डिस्क्लोज़ रखी जाती थी, अब सिटीज़न जो है उन्हें देख सकते हैं। लेकिन आरटीआई की कुछ लिमिटेशन भी हैं जैसे कि जो सेक्शन 8 है वो ये कहता है कि किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन को पब्लिक नहीं किया जा सकता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि इंडिया की जो भी इन्फॉर्मेशन इंडिया की सोवरेनिटी और सिक्योरिटी को ख़तरा पहुंचाए या फिर कोई कमर्शियली कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, इन सब को डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जो फॉरेन गवर्नमेंट की सीक्रेट टॉक्स हैं उनको भी डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा। Procedure for applying information.
आरटीआई जो एक्ट है वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो एक रिटर्न एप्लीकेशन दे सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जैसे ईमेल कर सकता है। ये एप्लीकेशन हिंदी, इंग्लिश या फिर जो भी कंसर्न एरिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें लिखी जा सकती है। The application is then forwarded to the Central Public Information Officer or State Public Information Officer or Central Assistance Public Information Officer or State Assistant Officer of the Concerned Authority। मतलब जब एप्लीकेशन लिखी जाती है तो उसे डायरेक्टली कंसर्न पीआईओ को भेजा जाता है। ये ऑफिसर हो सकता है सेंट्रल या स्टेट लेवल पर हो। अगर ज़रूरत हो तो उसके असिस्टेंस ऑफिसर भी इस प्रोसेस में मदद कर सकते हैं। The concerned authority must either provide the desired information within 30 days or reject application for the reason stated in the act। ये रूल है कि अथॉरिटी जो है उसको 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अगर वो इन्फॉर्मेशन देने से मना करते हैं तो उन्हें अपना रीज़न क्लियरली बताना होता है जो एक्ट में डिफाइंड है। The act also provided that if any information affects the life and liberty of a person, it must be disclosed within 48 hours of receipt of the information। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन किसी व्यक्ति की लाइफ और लिबर्टी यानी कि जीवन और आज़ादी से जुड़ी हुई है तो उसे स्पेशल प्रायोरिटी दी जाती है, जिसमें इस केस में इन्फॉर्मेशन से 48 आवर्स के अंदर ही प्रोवाइड करनी होती है। मतलब ओवरऑल आरटीआई के अंडर सिंपल प्रोसीजर है। पहले रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लिखो, फिर वो पीआईओ को भेजी जाती है। उसके बाद 30 डेज़ में हमारी जो एप्लीकेशन है, जो भी हमारा कंसर्न टॉपिक है, उस पर हमें जवाब मिलता है। और अगर मैटर जो है वो लाइफ और लिबर्टी के लिए है तो उसे 48 आवर्स में हमारी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो जाती है। Lokpal, the institution of Lokpal is an instrument for checking corruption and ensuring good and responsive governance in India। The Sanskrit meaning of the term Lokpal is a caretaker of people or people's friend। लोकपाल जो है वो एक ऐसी संस्था है जो करप्शन चेक करती है और इंडिया में गुड एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस को इंश्योर करती है। संस्कृत में लोकपाल वर्ड का जो मतलब है वो है लोगों का रक्षक या पीपल्स फ्रेंड। मतलब लोकपाल एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो जनता के हितों की रक्षा करती है। लोकपाल का जो काम है वो एक वॉच डॉग की तरह होता है जो पब्लिक फंक्शनरीज जैसे कि मिनिस्ट्रीज़ और ऑफिसर्स के ऊपर करप्शन चार्जेस की जांच करते हैं। नेशनल लेवल पर ये लोकपाल का काम करती है और स्टेट लेवल पर ये लोकयुक्ता का रोल परफॉर्म करती है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल अंडर द लोकपाल एंड लोकयुक्ता एक्ट 2013 लोकपाल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड मेंबर नॉट मोर देन 8। 2013 के जो लोकपाल एंड लोकयुक्ता एक्ट है उसके अकॉर्डिंग लोकपाल में एक चेयरमैन होता है और मैक्सिमम 8 मेंबर हो सकते हैं। चेयरपर्सन बनने के लिए जो कंडीशन है वो ये है या तो जो चेयरपर्सन हो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का जज हो या कोई एमिनेंट पर्सन हो। इस एक्ट में एक रिजर्वेशन क्लॉज भी है। मतलब लोकपाल का 50% जो मेंबर होंगे वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के साथ साथ विमेन से होने चाहिए। The eligibility for a judicial member is that he or she must be a judge of the Supreme Court or has been achieved justice of High Court। अगर कोई जुडिशल मेंबर बनेगा लोकपाल तो उसके लिए जो एबिलिटी है वो ये होगी कि वो या तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर कोई हाई कोर्ट का जज हो जो चीफ जस्टिस रह चुके हो। सिंपल वर्ड्स में जो है लोकपाल एक एंटी करप्शन बॉडी है जो देश के नेशनल लेवल पर काम करती है और लोकयुक्ता जो है वो स्टेट लेवल पर काम करती है। जुरिसडिक्शन एंड फंक्शन। लोकपाल के पास जो है पावर है यानी कि उनके पास ये अधिकार है कि वो किसी भी केस की इंक्वायरी कर सकते हैं
और ये इंक्वायरी किसी के भी अगेंस्ट हो सकती है, जैसे कि प्रेजेंट या पास्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रेजेंट या पास्ट यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, एमपीज़ और यूनियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल, चाहे वो ग्रुप ए, बी, सी या डी के हो। मतलब लोकपाल की जो पावर है वो बहुत ही ब्रॉड है। वो टॉप लीडरशिप्स जैसे पीएम, मिनिस्टर, एमपीज़ से लेकर लोअर ब्यूरोक्रेसी तक सब पर करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। प्रोसीजर्स ऑफ कंप्लेन, कंप्लेन जो है वो किस तरीके से फ़ाइल होती है, इसके लिए एक रूल है कि वो कंप्लेन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंडर आती हो और एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में फ़ाइल की जाए। मतलब कोई भी व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है। कंप्लेन रिसीव होने के बाद जो है लोकपाल के पास ऑप्शन होते हैं, अपनी इंक्वायरी विंग से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवाए और किसी और एजेंसी से इंक्वायरी कराए, या फिर डायरेक्टली केस को सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भेज दे। ये सब तब होता है जब प्राइम फेस केस हो, यानी कि मतलब पहली नज़र में सही लगने वाला केस एग्जिस्ट होता हो। For determining if there exists a prime facie case or there is a need of investigation for an explanation for the public servant, लोकपाल सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि प्राइम फेस केस है या नहीं। अगर है तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे या अक्यूज्ड पब्लिक सर्वेंट से एक्सप्लेनेशन मांगेंगे। सिंपल भाषा में कहें तो इस स्लाइड में जो लोकपाल का मतलब है वो ये है कि लोकपाल के पास पावर है, वो पीएम से लेकर छोटे ब्यूरोक्रेट्स सबके अगेंस्ट करप्शन केसेस को देख सकते हैं और कंप्लेन कोई भी कर सकता है। और साथ साथ अगर केस प्राइम फेस है तो इंक्वायरी विंग या सीबीआई जैसी एजेंसीज को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया जा सकता है केस को। Working procedure. The Act prescribes time limit of 60 days for completion of initial inquiry and submission of the report to the लोकपाल। 60 डेज़ के अंदर जो है इंक्वायरी कंप्लीट करके रिपोर्ट को जो एजेंसी है वो लोकपाल को देना होता है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है उसमें अक्यूज़ को डिफेंस करने का मौका दिया जाता है, यानी कि लोकपाल अक्यूज़्ड को जिस पर भी केस लगा है उसको अपना पक्ष रखने का चांस देते हैं। थर्ड इज़ डिसीजन ऑप्शन, या इसमें लोकपाल के पास 3 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट इज़ कि वो फुल इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करे एजेंसी को, सेकंड इज़ डिपार्टमेंटल एक्शन शुरू किया जाए तभी से ही, और थर्ड केस को क्लोज़ कर दिया जाए अगर कोई भी एविडेंसेस नहीं है तो। और फॉल्स कंप्लेशन, यानी कि अगर कंप्लेन झूठी है तो कंप्लेन पर भी एक्शन हो सकता है, जिसने भी वो कंप्लेन की है उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन द प्रोबिंग एजेंसी हैज़ टू फाइल इट्स इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इन द कोर्ट ऑफ एप्रोप्रिएट जुरिसडिक्शन एंड अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट इज़ सेंड टू द लोकपाल। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट है वो जो भी एजेंसी उस केस को हैंडल कर रही है वो उसको रिपोर्ट को कोर्ट में फ़ाइल करती है और साथ ही साथ एक कॉपी को लोकपाल को भी सेंड की जाती है। इसके बाद लोकपाल की एक बेंच जो है वो बैठाई जाती है जिसमें मिनिमम 3 मेंबर होते हैं जो रिपोर्ट को एग्ज़ामिन करते हैं, जिससे कि प्रोसिक्यूशन को ऑथराइज्ड किया जा सके ताकि ट्रायल कोर्ट में केस चल सके। सिटीजन्स चार्टर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिवनेस को इंश्योर करता है। मतलब पब्लिक सर्विसेज देने वाले डिपार्टमेंट अपने काम के लिए ज़िम्मेदार बन जाते हैं थ्रू चार्टर्स। सिटीजन्स चार्टर, इसका सिटीजन्स चार्टर जो है वो एक नॉन एजेंसी डिवाइस है जो लोगों के पार्टिसिपेशन में बढ़ावा देती है, यानी लोगों को गवर्नेंस प्रोसेस का हिस्सा बनाया जाता है इस प्रोसेस में। इट इज़ अ रिटन एंड वॉलंटरी डॉक्यूमेंट दैट समराइज द वर्क कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिटीजन्स चार्टर एक रिटन और वॉलंटरी डॉक्यूमेंट होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के कमिटमेंट्स और प्रोमिसेस को क्लियरली मेंशन करता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करेगी, किस क्वालिटी और किस टाइम फ्रेम में, ये सब लिखा होता है सिटीजन चार्टर के डॉक्यूमेंट में। दिस डॉक्यूमेंट इंक्लूड व्हाट द यूज़र कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन।
इसमें क्लियर मेंशन होता है कि सिटीज़न ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे सर्विसेज के स्टैंडर्ड, ग्रीवेंसेस, रिड्रेसल का टाइम और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. The idea behind the charter is typing citizens' responses to the actual working of government organization and to build efficiency and effectiveness of public services. सिटीज़न चार्टर का जो मेन बेसिकली आइडिया था वो ये था कि सिटीजन्स की एक्सपेक्टेशन को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के काम के साथ अलाइन करना. इससे सर्विसेज की एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस बढ़ती है. सिटीज़न चार्टर के थ्रू लोगों को एम्पावर भी किया जाता है ताकि वो अपने राइट्स जान सके, इन्फॉर्म डिसीजन ले सके और अगर कोई प्रॉब्लम ग्रीवेंसेस रिलेटेड हो तो उसका सॉल्यूशन ईजिली निकाल सके. Historical background. The former British Prime Minister John Major first articulate and implement the concept of citizen charter in United Kingdom in 1991 by issuing a white paper in the form of citizen charter. The objective was to improve the quality of public services in a constant manner. सिटीजन्स चार्टर का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले यूके में 1991 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें उस वक्त के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर ने एक वाइट पेपर इशू किया था एज अ सिटीज़न चार्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए. और इसका जो मेन मोटिव था वो ये था कि पब्लिक सर्विसेज की क्वालिटी को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना, जिससे कि लोगों को बेटर और रिलायबल सर्विस मिल सके. The basic objective of the Citizen Charter is to make public services citizen-centric and ensure that the standard of public services delivery. The originally framed 6 principles were quality, choice, standard, value, accountability and transparency. सिटीजन्स चार्टर का जो सबसे बड़ा एम था वो ये था पब्लिक सर्विसेज को सिटीज़न सेंट्रिक बनाया जाए, मतलब सभी डिपार्टमेंट का जो काम है सिर्फ और सिर्फ उनके फेवर में ना होकर सिटीजन्स की नीड और सेटिस्फेक्शन के हिसाब से होना चाहिए. और सिटीजन्स चार्टर के 6 प्रिंसिपल है अकॉर्डिंग टू यूके मॉडल. फर्स्ट इज़ क्वालिटी, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव करना ताकि लोगों को बेटर फैसिलिटीज़ मिल सके. सेकंड इज़ चॉइस, प्रोवाइडिंग चॉइस वेर एवर पॉसिबल, जहाँ पर भी पॉसिबल हो सिटीजन्स को ऑप्शंस या अल्टरनेटिव प्रोवाइड कराना. थर्ड इज स्टैंडर्ड, स्पेसिफाई व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड हाउ टू एक्ट इफ़ स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट. सर्विसेज स्टैंडर्ड्स का क्लियरली बताना जिससे कि सिटीजन्स को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और अगर वो स्टैंडर्ड फुलफ़िल नहीं हो सकते तो उसके लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए. फोर्थ इज़ वैल्यू, ऐड वैल्यू फॉर द टैक्स पेयर्स मनी, जो पैसा लोग टैक्स के रूप में देते हैं उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले, मतलब वैल्यू फॉर मनी हो फॉर सिटीजन्स. फिफ्थ इज़ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, इंडिविजुअल एज वेल ऑर्गेनाइजेशन. सर्विस प्रोवाइडर चाहे वो इंडिविजुअल हो या पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना. सिक्स्थ, ट्रांसपेरेंसी, एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन रूल्स, प्रोसीजर, स्कीम्स एंड ग्रीवेंसेस रिड्रेसल. रूल्स, प्रोसीजर्स और स्कीम में क्लैरिटी एंड ओपननेस होनी चाहिए और ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम इफ़ेक्टिव हो जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके. मतलब अगर कहीं आम शब्दों में तो सिटीजन चार्टर का जो मेन एम था वो ये था कि गवर्नमेंट सर्विसेज को लोगों के लिए इजी, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना जिससे कि क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्रूव किया जा सके. सिटीजन चार्टर इंडियन कॉन्टेक्स्ट. सिटीजन चार्टर्स का कॉन्सेप्ट इंडिया में ऑफिशियली मई 1997 में इंट्रोड्यूस हुआ था जब न्यू दिल्ली में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी. इसका मेन एम था गवर्नमेंट सर्विसेज को सिटीज़न फ्रेंडली, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना. इंडिया में सिटीजन चार्टर की फ्रेमिंग, कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन DARPG करता है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस. ये डिपार्टमेंट इंश्योर करता है कि सिटीजन चार्टर प्रॉपरली फ्रेम्ड हो, मॉनिटर और इम्प्लीमेंट हो, मतलब एक सेंट्रल बॉडी की तरह वर्क करता है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को डायरेक्शन और गाइडेंस प्रोवाइड करती है.
सिटीजन्स चार्टर के कुछ कोर कंपोनेंट है, जैसे कि फर्स्ट इज़ टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी, सर्विसेज एक फिक्स टाइम फ्रेम में मिलनी चाहिए। सेकंड इज़ इम्पार्शियल स्क्रूनिटी, सिटीजन्स ग्रुप्स या कंज्यूमर फोरम्स से फेयर मॉनिटरिंग हो। ग्रीवेंसेस रीड्रेसल मैकेनिज्म, अगर सिटीजन्स को प्रॉब्लम हो तो उसके लिए प्रॉपर कंप्लेंट सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। DARPG जो है वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट एजेंसीज़ को गाइडलाइंस देती है ताकि उनके सिटीजन्स चार्टर इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट बन सके। इसके कुछ मेन एलिमेंट्स हैं, जैसे कि विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, हर डिपार्टमेंट का अपना विजन होता है, लॉन्ग टर्म गोल और मिशन जैसे कि काम करने का तरीका जो है वो क्लियर किया जाता है। सेकेंड इज़ डिटेल ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, डिपार्टमेंट हो या ऑर्गेनाइजेशन हो कौन सी सर्विस प्रोवाइड करेगी और किस प्रोसेस से करेगी, इसकी डिटेल दी जाती है। थर्ड इज़ डिटेल ऑफ क्लाइंट, सिटीजन्स या सर्विस यूज़र कौन है उनको क्लियरली आइडेंटिफाई किया जाता है। फोर्थ इज़ सर्विस प्रोवाइडेड टू ईच क्लाइंट ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ क्लाइंट्स को कौन सी सर्विसेज मिलेंगी, किस प्रोसेस से मिलेगी और कंप्लेन रेड्रेसल का क्या प्रोसेस होगा, इसकी डिटेल जो है प्रोवाइड की जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा। फिफ्थ इज़ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम क्लाइंट्स, सिर्फ गवर्नमेंट की ड्यूटी ही नहीं होती बल्कि सिटीजन्स की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, रूल्स फॉलो करना, करेक्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करना, कॉर्पोरेशन करना और सर्विसेज का मिसयूज़ ना करना। इंडिया में सिटीज़न चार्टर का जो एम है वो है गवर्नमेंट सर्विसेज को सिटीज़न फ्रेंडली, ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड बनाना, साथ ही कंप्लेन को रिड्रेसल करना और अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना जो है मेन गोल है सिटीज़न्स चार्टर का इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो कमेंट करें और फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।